मैं 27 साल की पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुझे संतान सुख नहीं मिला है। मेरे पति दीपक दूसरे शहर में अपना बिजनेस संभालते हैं और मेरी पोस्टिंग एक ऐसे शहर में हो गई जो मेरे ससुराल से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। रोज आना जाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ किराए का घर ले लिया। जब मैं घर से निकल रही थी तो मेरी सास ने ताना मारते हुए कहा कि काम के पीछे परिवार को मत भूल जाना। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया कि पुलिस की नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता। दीपक ने मुझे समझाया कि वह हर रविवार मिलने आएंगे, लेकिन मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि छुट्टी मिलना मुश्किल होता था। दिन भर केस और रात में फाइलें, यही मेरी ज़िंदगी बन गई थी। दीपक जब भी आते या फ़ोन करते तो अक्सर एक ही सवाल पूछते कि मैं अकेले कैसे रहती हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं। मैं उनकी बात सुनकर नाराज़ हो जाती, क्योंकि मुझे खुद के लिए समय नहीं मिलता था। फिर भी मैं उन्हें समझाती कि भरोसा ही रिश्ते की नींव है। हम दोनों ने मेडिकल जांच भी करवाई थी, डॉक्टरों ने कहा सब ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा था। ये बात मुझे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती थी। एक ऐसे ही एक दिन मेरे पड़ोस में एक लगभग 31 साल का एक आदमी रहने आया। उसका नाम सनी था। वह अपनी छोटी बेटी के साथ आया था। उसने बताया कि उसकी पत्नी भी साथ है, लेकिन मैंने उसे कभी खुले तौर पर बाहर आते नहीं देखा। पहले दिन वह मेरे घर पर पानी मांगने आया और बोला कि आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने उसकी बोतल भर दी और सामान्य बातचीत की। उसने पूछा कि मैं अकेली रहती हूँ क्या। मैंने बताया कि मेरे पति दूसरे शहर में हैं और मैं पुलिस विभाग में हूँ। वह ये सुनकर खुश हुआ और बोला कि अब इलाका सुरक्षित है। उसकी बातों में सहजता थी और वह अक्सर हेलो हाई करने लगा। एक दिन उसने देखा कि मैं बाहर से खाना मंगवा रही हूँ, तो वह बोला कि इतना बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद कभी कभी वह अपने घर का बना खाना देने लगा। मैं दिन भर की थकान के बाद किसी से सामान्य बातचीत कर लेती तो थोड़ा हल्का महसूस करती, इसलिए उसकी बातों में मुझे राहत मिलती थी। हालांकि वह कभी अपनी पत्नी को साथ लेकर नहीं आया। ये बात मुझे खटकती थी। उसकी बेटी कभी कभी दिख जाती, लेकिन बहुत सहमी हुई रहती थी और किसी से खुलकर बात नहीं करती थी। एक दो बार मैंने उसकी पत्नी को दूर से देखा। वह हमेशा घूंघट में रहती थी और दरवाज़ा कम ही खोलती थी। मोहल्ले की औरतें भी कहती थी कि सनी अपनी पत्नी को बाहर नहीं निकलने देता। यह बात मेरे मन में शक पैदा कर रही थी। एक दिन मैंने सनी से सीधे पूछ लिया कि वह अपनी पत्नी से क्यों नहीं मिलवाता। उसने इसकर टाल दिया और कहा कि उसकी पत्नी ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, इसलिए घर में ही रहती है। उसकी बात सुनकर मुझे संतोष नहीं हुआ। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और छोटी छोटी बातों से संकेत समझ लेती हूँ। एक बार उसकी बेटी मुझे अकेले मिल गई। मैंने उसे प्यार से पूछा कि मम्मी कैसी है। वह घबरा गई और बिना जवाब दिए भाग गई। उस मासूम के चेहरे का डर मुझे बेचैन कर गया। मैंने दीपक को सारी बात बताई। पहले तो वह हल्का सा जलने लगा और मजाक में बोले कि कहीं मुझे सन्नी अच्छा तो नहीं लगने लगा। मैंने साफ कहा कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है और मुझे उसके घर का माहौल ठीक नहीं लग रहा। दीपक गंभीर हो गई और बोले कि सतर्क रहना, कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ दिन बाद दीपक मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे कहा कि 2 दिन रुक कर आसपास पर नज़र रखें। उन्हें 2 दिनों में भी हमने सन्नी की पत्नी को ठीक से नहीं देखा और उसकी बेटी का डर साफ दिखाई देता था। दीपक ने भी माना कि मामला सामान्य नहीं है। उनके जाने के बाद एक रात मुझे मौका मिला जब मैंने देखा कि सन्नी घर पर नहीं है और उसका दरवाज़ा आधा खुला है। मैं सावधानी से अंदर गई। जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे संदेह को यकीन में बदल दिया। अंदर का वातावरण असामान्य था और मुझे लगा कि कोई महिला ज़बरदस्ती रोकी गई है। हालांकि मैं तुरंत वहां से निकल आई ताकि बिना तैयारी के कोई कदम न उठाऊं। मैंने तय किया कि सच सामने लाना होगा। उसी रात मैंने सनी का फ़ोन किया और सामान्य स्वर में बात करते हुए उसे अपने घर बुलाया ताकि उसे सच्चाई निकलवाऊं जा सके। मैंने पहले ही अपने विभाग को सतर्क कर दिया था और दीपक को भी सूचना दे दी थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। सनी कुछ देर में आया और सामान्य बातचीत के दौरान नशे में उसने अपने व्यवहार से सीमा लांघनी शुरू कर दी, लेकिन मैं पूरी तरह सजग थी। मैं उसे पहला फुसलाकर बातों में उलझाती रही और धीरे धीरे वो अपने से तो बदलने लगा। उसके शब्दों से साफ हो गया कि वो अपनी पत्नी के साथ कुरूप व्यवहार करता था और घर में एक महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोक कर रखा हुआ था। उसने यह भी स्वीकार किया कि गुस्से में उसने अपनी पत्नी की जान ले ली थी और इस ऐसे में छिपकर रह रहा था। उसने इतना कहते ही मैंने इशारा किया और पहले से तैयार पुलिस टीम ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उस घर से एक डरी हुई महिला को मुक्त कराया गया, जिसने बयान दिया कि उसे जबरन वहां रखा गया था और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। सनी की बेटी को सुरक्षित संरक्षण में लिया गया। जांच में यह साबित हुआ कि सनी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी और अपराध छिपाने के लिए शहर बदल लिया था। उस मासूम बच्चे की आंखों में जो डर था वह धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा, क्योंकि उसे एक सुरक्षित वातावरण मिला। इस पूरी कार्रवाई के बाद मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे इस शहर में किसी वजह से भेजा था ताकि एक बच्ची को नया जीवन मिल सके। सनी की गिरफ्तारी के बाद पूरा माहौल सन रह गया। जो आदमी बाहर से मिलनसार और मददगार दिखाई देता था, उसके अंदर इतना अंधेरा छिपा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान उसने धीरे धीरे अपने अपराध कबूल किए
उसके बयान रिकॉर्ड किए गए और मैंने खुद पूरी प्रक्रिया की निगरानी की, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं था, बल्कि एक मासूम बच्ची और एक मजबूर महिला की ज़िंदगी से जुड़ा था। जिस महिला को हमने उसके घर से मुक्त कराया था, वह मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद टूटी हुई थी। हमने तुरंत मेडिकल सहायता और काउंसलिंग की व्यवस्था की। उसने कांपती आवाज़ में बताया कि सन्नी ने पहले दोस्ती का झांसा दिया, फिर उसे अपने साथ लाकर बंद कमरे में कैद कर दिया। वह कई दिनों तक बाहर की दुनिया से कटी रही। उसे धमकाया गया कि अगर उसने आवाज़ उठाई तो उसके साथ और बुरा होगा। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल दहल गया, लेकिन एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मुझे मजबूत रहना था। उसकी सुरक्षा के लिए महिला संरक्षण गृह में अस्थायी व्यवस्था कराई गई, ताकि वह सुरक्षित रह सके। सन्नी की 7 साल की बेटी को जब हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया, तो वह अब भी डरी हुई थी, किसी से आँख मिलाकर बात नहीं करती थी। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा और भरोसा दिलाया कि अब कोई उसे डराएगा नहीं। कुछ दिनों में उसने थोड़ा खुलना शुरू किया और पता चला कि लंबे समय से भय के माहौल में जी रही थी। उसकी माँ की मौत को उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसे सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। जांच आगे बढ़ी तो पुराने शहर से रिकॉर्ड मंगवाए गए और वहां के पुलिस स्टेशन से भी जानकारी ली गई। सबूतों ने साफ कर दिया कि सनी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी और इस दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी। बाद में अपनी बेटी को लेकर गायब हो गया था। मामला अब अदालत में जाने की तैयारी में था और मीडिया को भी इसकी भनक लग चुकी थी। हालांकि मैंने ये सुनिश्चित किया कि बच्ची की पहचान गोपनीय रखी जाए, ताकि उसके भविष्य पर कोई दाग न लगे। इस बीच दीपक लगातार मेरा हौसला बढ़ाते रहे। वह फ़ोन पर कहते कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने सिर्फ एक केस हल नहीं किया, बल्कि एक ज़िंदगी बचाई है। उनकी बात सुनकर मुझे सुकून मिलता था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन भी था, जो संतान न होने की पीड़ा से जुड़ा था। मैं अक्सर सोचती थी, क्या ईश्वर कभी मेरी गोद भी भरेगा या नहीं, पर जब भी उस बच्ची को देखती तो लगता है जैसे किस्मत ने उसे मेरे रास्ते में किसी कारण से भेजा है। कुछ ही हफ्तों में वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। एक दिन वह मेरे पास बैठ गई और एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा कि क्या मैं उसे डांटूंगी, तो मैंने कहा कि नहीं, अब तुम्हें कोई डांटेगा नहीं। ये सुनकर उसकी आंखों में पहली बार भरोसा झलका। अदालत में पेशी के दौरान सनी ने अपने अपराध से मुकरने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि उसकी दलीलें टिक नहीं पाई। उस महिला के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट ने सच उजागर कर दिया। आखिरकार अदालत ने उसे कठोर सजा सुनाई और यह फैसला सुनाते ही मुझे लगा कि न्याय हुआ है। लेकिन असली सवाल था जब बच्ची का भविष्य। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने सुझाव दिया कि यदि कोई जिम्मेदार दंपति आगे आए तो उसे स्थायी परिवार मिल सकता है। उस रात मैंने दीपक से लंबी बात की। मैंने कहा कि क्या हम उसे अपना सकते हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद दीपक ने कहा, अगर तुम्हारा दिल कहता है तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन हमने औपचारिक प्रक्रिया शुरू की। कागजी कार्रवाई आसान नहीं थी, लेकिन हमारे इरादे मजबूत थे। धीरे धीरे बच्ची हमारी घर आने लगी और मेरे साथ समय बिताने लगी। वह खुलकर बातें करने लगी थी और स्कूल जाने की इच्छा जताती थी। मैंने उसके लिए अच्छे से स्कूल में दाखिला की तैयारी शुरू कर दी। मोहल्ले के लोग भी अब हमें अलग नज़र से देखते थे। उन्हें एहसास हो गया था कि सतर्कता और साहस से कितना बड़ा अपराध पकड़ा जा सकता है। मेरी सास को जब यह बात पता चली तो पहले तो वह चौंकी, लेकिन जब उन्होंने बच्ची को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि शायद भगवान ने इसे ही तुम्हारी गोद के लिए चुना है। दीपक ने भी अपना काम इस तरह व्यवस्थित किया कि वह ज़्यादा समय हमारे साथ बिता सके। हमने शहर के बीचों बीच नया घर ले लिया, ताकि तीनों साथ रह सके और बच्ची को सुरक्षित वातावरण मिल सके। धीरे धीरे घर में रौनक लौट आई। पहले सन्नाटा था, वहाँ बस एक ही आवाज़ें गूंजने लगी। मुझे महसूस हुआ कि माँ बनने का अर्थ सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि किसी को अपनाना भी है। इस पूरे अनुभव के ने मुझे भीतर से बदल दिया। अब मैं सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं रही थी, बल्कि एक जिम्मेदार माँ की भूमिका भी निभा रही थी। और यह जिम्मेदारी मुझे गर्व से भर देती थी। हमारी गोद लेने की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरी और हर कदम पर हमें अपनी नीयत और जिम्मेदारी साबित करनी पड़ी। लेकिन मैं और दीपक दोनों मन से तैयार थे। अब वह नन्ही बच्ची हमारे घर में अधिक समय बिताने लगी थी। पहले वह चुपचाप कोने में बैठ जाती, पर धीरे धीरे उसने घर को अपना समझना शुरू कर दिया। उसने पहली बार मुझे माँ कहकर पुकारा तो मेरी आंखें भर आई। मुझे लगा जैसे वर्षों से जो खालीपन भीतर था वह भरने लगा। दीपक भी उसे बेहद प्यार करने लगे थे। शाम को जब वह काम से लौटते तो उसके लिए चॉकलेट या कोई छोटी सी किताब जरूर लाते। हमारी सास भी अब उसे अपने पास बिठाकर कहानियां सुनाती थी। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जहाँ पहले मेरे अकेलेपन की गूंज थी, वहाँ बसी और मासूम सवालों की मिठास थी। इसी बीच अदालत में केस की सुनवाई चलती रही। सनी को सख्त सजा मिल चुकी थी और वह जेल भेज दिया गया था।
मुझे संतोष था कि कानून ने अपना काम किया, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के होने के नाते मैंने यह भी सीखा कि अपराध सिर्फ सजा से खत्म नहीं होते, समाज को भी जागरूक होना पड़ता है। मैंने अपने विभाग में महिला और बच्चों की सुरक्षा पर एक विशेष अभियान शुरू करवाया, ताकि कोई और बच्चा डर के साए में न जिए। स्कूल में जाकर मैंने बच्चियों को समझाया कि यदि उन्हें कभी डर या असुरक्षा महसूस हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। धीरे धीरे उस बच्ची ने भी स्कूल जाना शुरू किया। पहले दिन वह मेरे हाथ कसकर पकड़े रही, लेकिन कुछ हफ्तों में उसने नए दोस्त बना लिए। उसकी मुस्कान अब सच्ची लगने लगी थी। रात को वह मुझसे कहानियाँ सुनने की जिद करती और कभी-कभी अपने पुराने डर के बारे में बताती। मैं उसे भरोसा दिलाती कि अब सब ठीक है। दीपक अक्सर मजाक में कहते कि अब तो तुम पूरी तरह माँ बन चुकी हो, और मैं मुस्कुरा देती। लेकिन दिल में कहीं यह सवाल भी रहता कि क्या मुझे कभी अपने गर्भ से भी बच्चा होगा। समय बीतता गया और हमने उसे कानूनी रूप से गोद ले लिया। वह बाधिकारी के तौर पर हमारी बेटी थी। उस दिन हमने छोटा सा जश्न मनाया। सास ने पूजा रखवाई और पड़ोसियों को बुलाया। सबसे ने उसे आशीर्वाद दिया। मुझे लगा जैसे ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो, क्योंकि माँ बनने का सुख अब मेरे जीवन का हिस्सा था। काम के साथ घर की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं था, पर मैं हर चुनौती के मुस्कुराकर स्वीकार कर रही थी। दीपक ने भी फैसला किया कि वह अपने काम का कुछ हिस्सा इस शहर में शिफ्ट करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा समय साथ बिता सके। हमने मिलकर एक संतुलित जीवन बनाने की कोशिश की। कभी कभी पुराने दिन याद आते जब मैं इस शहर में अकेली आई थी और खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करती थी, लेकिन अब मैं पहले से ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि मेरे पास परिवार था। उस बच्ची ने भी मुझे बदल दिया था। उसने सिखाया कि दर्द के बाद भी उम्मीद जिंदा रहती है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने कहा कि वह बड़ी होकर पुलिस अधिकारी बनना चाहती है, ताकि किसी को डर में न जीना पड़े। उसकी बात सुनकर मुझे गर्व हुआ। मैंने उसे गले लगा लिया और मन ही मन ठान लिया कि उसे हर संभव सहारा दूंगी। समय के साथ उसके चेहरे का डर पूरी तरह गायब हो गया और उसकी जगह आत्मविश्वास ने ले ली। घर में त्योहार अब खास हो गए थे। दिवाली पर उसने खुद दिए सजाए और होली पर पहली बार खुलकर हंसी। उस पल मुझे लगा कि हमारा निर्णय सही था, लेकिन जीवन ने हमारे लिए एक और सरप्राइज तैयार कर रखा था, जिसे हम सब तब तक नहीं जानते थे। समय यूं ही आगे बढ़ता रहा और हमारा घर खुशियों से भरता गया। हमारी बेटी अब पूरी तरह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी हंसी से घर गूंज उठता था और उसके सवालों से हर शाम जीवित हो जाती थी। मैं अपनी ड्यूटी पर जाती तो दरवाजे तक छोड़ने आती और कहती कि मम्मी आप बहादुर हो। ये सुनकर मुझे हर बार नई ताकत मिलती। दीपक ने भी अपना काम इस तरह संभाल लिया था कि वह अब ज़्यादा समय हमारे साथ बिता सके। सास भी हमारे साथ रहने आ गई थी और घर में अपनापन बढ़ गया था। एक दिन मुझे अचानक चक्कर आए। पहले तो मैंने इसे थकान समझ लिया, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ पल के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ। आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुरंत दीपक को फ़ोन किया। वे खुशी से भर गए। घर में जैसे त्योहार सा माहौल हो गया। हमारी बेटी ने जब सुना कि उसे छोटा भाई या बहन मिलने वाला है, तो वह उछल पड़ी और बोली कि अब मैं दीदी बनूंगी। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ईश्वर देर से देता है पर सही समय पर देता है। गर्भावस्था के दौरान परिवार ने मेरा पूरा ध्यान रखा। मैं भी ड्यूटी से थोड़ी छुट्टी लेकर घर पर आराम करने लगी। इसी बीच हमारी बेटी और भी समझदार हो गई। वह मेरा ख्याल रखती, पानी ला कर देती और कहती कि मम्मी आपको अब ज़्यादा आराम करना चाहिए। 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला, और आखिर वह दिन आया जब हमारे घर एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। दीपक की आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। सास ने भगवान का धन्यवाद किया और हमारी बेटी ने अपने छोटे भाई को गोद में लेकर कहा कि अब हमारा परिवार पूरा हो गया। उस पल मुझे लगा कि जीवन ने जो खालीपन कभी दिया था, उसे कई गुना खुशी से भर दिया है। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि अगर मैं उस दिन अपने पड़ोसी पर शक न करती, अगर मैं डर जाती या अनदेखा कर देती, शायद एक मासूम जिंदगी अंधेरे में ही रह जाती। लेकिन हिम्मत और सजगता ने सब बदल दिया। मैंने सीखा कि एक महिला सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभाती, बल्कि समाज की भी ताकत बन सकती है। आज हम चारों एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मेरी बेटी पढ़ाई में आगे बढ़ रही है और अक्सर कहती है कि वह भी वर्दी पहनेगी, और मैं मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देती हूँ। दीपक और मेरे बीच अब पहले से ज़्यादा विश्वास है। हमने मुश्किल समय भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, और यही हमारे रिश्ते की असली ताकत है। मेरी कहानी बस इतनी सी है। जब इरादे मजबूत हो तो अंधेरा ज़्यादा देर टिक नहीं सका। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। और कहानी कैसी लगी है कमेंट करके बताना न भूलें।